हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस में। और आज हम करेंगे अपने नेक्स्ट सीडीपी के क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देरी किए, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए ये 10 मिनट की वीडियो होती है, 10, 12 या 15 मिनट की वीडियो होती है। इसमें फालतू बकवास करने से कोई फायदा है नहीं। तो बस आप कंसंट्रेशन आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस पर होना चाहिए। ओके, तो मैं भी नहीं करना चाहती हूँ कुछ भी फालतू चीजें बातें, लेकिन मैं समझा रही हूँ। 10 मिनट की क्लास होती है, इसे जरूर अटेंड करें। और 10 मिनट में आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको बल्कि कुछ नई नॉलेज मिलेंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल लर्न्स न्यू रिस्पॉन्सेज बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अनदर रेदर देन थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो एक इंडिविजुअल जब एक नया ए प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल लर्न्स न्यू रिस्पॉन्सेज, जब कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी इंडिविजुअल होता है, जब वो नई चीजें सीखता है किसी और के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, ठीक है, मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस उसको नहीं होता है, उसे डायरेक्ट कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन वो दूसरे को ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ से अपना ऑब्जर्व कर रहा है, वो क्या हरकतें कर रहा है दूसरा पर्सन, उसको देखता है, वो फिर सीखता है। तो इस तरह की लर्निंग को क्या कहते हैं? सोशल लर्निंग, कंडीशनिंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इंसिडेंटल लर्निंग। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सोशल लर्निंग, यानी कि ए। ये एक तरह की सोशल लर्निंग होती है, बैंडोरा को आप मान सकते हैं। कंडीशनिंग जो होती है वो आपको पता है बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग कंडीशनिंग हम कर सकते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बेस पे। लेकिन जो सोशल लर्निंग होती है कंडीशनिंग से अलग होती है, ठीक है। यहाँ पे स्टिमुलस आपको दिया जाएगा, फिर आप रिस्पॉन्स क्या करते हैं, ये बार बार चीजें होती हैं। तो कंडीशनिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है सोशल लर्निंग से। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, Which of the following statement is incorrect about the continuous and comprehensive evaluation? यानी कि CCE के बारे में कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि गलत है, वो आपको बताना है। स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन होता है, यानी कि स्कूल पे बेस्ड होता है, सारे एस्पेक्ट्स आते हैं इसके अंदर। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन इज नॉट इंक्लूडेड इन इट, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर इट, ठीक है। देखो वैसे क्वेश्चन इजी है ना, कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ी बहुत चीजों में, जैसे यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लिखती है, लेकिन यहाँ पर टेक्निक्स की बात हुई है ना। फॉर्मल टेक्निक्स कौन सी होती है, इनफॉर्मली भी तो हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, कभी फोन पे भी इंटरेक्ट कर लेते हैं। आप देखो ना ऑनलाइन हम कितना इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो एक तरीके की फॉर्मल उसमें नहीं आता है, लेकिन बच्चों से हम इंटरेक्शन तो कर ही रहे हैं ना। इनफॉर्मली आपने बच्चों को ऐसे बुला लिया किसी दिन, है ना, कल्चरल एक्टिविटीज के बीच आपने कुछ बातें कर ली, तो वो इनफॉर्मल टॉक्स के थ्रू भी हम जो है बच्चों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी होगा, सारे एस्पेक्ट आते हैं, बिल्कुल ठीक है, स्कूल बेस्ड होता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी इसका पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट लिखना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज नॉट इंक्लूडेड, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग लर्निंग इज ऑब्स्टेकल इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी को डेवलप करने में कौन सा एक ऑब्स्टेकल है, यानी कि हर्डल कह सकते हैं, या यहाँ पे व्यू रचना लिखा है ऑब्वियसली। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है कि रुकावट है, ठीक है, कोई रुकावट है। तो ये क्या होगा, देखिए अब, हेल्प स्टूडेंट्स टू थिंक इन फ्लेक्सिबल वेज। अगर आप फ्लेक्सिबल वेज में बच्चे को सोचने के लिए हेल्प करेंगे तो ऑब्वियसली क्रिएटिविटी बढ़ेगी इससे। अगर आप रिजिड हो जाएंगे, अब अगर आप ये कहेंगे कि नहीं मैंने ये डेफिनेशन बताई थी तुम यही याद करो, मैंने ये सवाल ऐसे ही कराया ऐसे ही करो, तो बच्चे में क्रिएटिविटी आएगी नहीं। उसके रिस्पॉन्सेज में आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी कि वो रिजिड पैटर्न से थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर सोचे। एनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक रिस्क, ओवर कंट्रोल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग, गाइड स्टूडेंट्स टू बी परसिस्टेंट एंड डिले ग्रेटिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पर ओवर कंट्रोल वर्ड जो है, इसे से आपको समझ में आ गया होगा कि जब क्रिएटिविटी की बात होती है तो कंट्रोल, ओवर कंट्रोल का कंट्रोल भी इतना नहीं होना चाहिए। तो यानी कि ओवर कंट्रोल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये गलत होगा। इससे क्रिएटिविटी जो है आपकी मतलब दब जाएगी, इससे बढ़ेगी नहीं। और यहाँ पे डेवलपिंग के लिए पूछा है, तो भाई बच्चों को रिस्क लेने के लिए तो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब नई चीज आपके सामने उभर कर आती है तो थोड़े बहुत रिस्क तो चलते हैं बच्चे के लिए भी। गाइड स्टूडेंट्स टू बी परसिस्टेंस, उनको लगातार, जिस क्रिएटिविटी की बात हम करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में आप क्रिएटिव हो जाएंगे, नहीं, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा पेशेंट रहना पड़ता है। इसीलिए बच्चों को जो है परसिस्टेंस की भी आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि किसी चीज पे आपको सोचना लगातार जारी रखना है। एंड डिले ग्रेटिफिकेशन, यानी कि अव्यवसायी और विलंब संतुष्टि है, वही है कि जब देरी होती है तो बच्चे थोड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो बच्चों को ये सिखाना है कि आप पेशेंस रखिए, कुछ नई चीज निकलकर जरूर आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट देखते हैं, द चाइल्ड इज रेज्ड इन आइसोलेशन फ्रॉम ह्यूमन कॉन्टेक्ट ऑफन शो एक्सट्रीम लॉन्ग लास्टिंग लैंग्वेज डेफिसिट्स। भाई अगर कोई बच्चा है, ठीक है, बच्चे को आपने ह्यूमन कॉन्टेक्ट से अलग कर दिया, किसी कमरे में बंद कर दिया, अर्ली पीरियड जो था उसका एज का 4 से 5 साल तक की एज तक आपने उसको बंद रख दिया, ठीक है,
लॉन्ग लास्टिंग लैंग्वेज डेफिसिट्स दैट आर रेयरली एंटायरली ओवरकम बाय लेटर एक्सपोजर टू लैंग्वेज। तो कुछ ऐसे लैंग्वेज से रिलेटेड डेफिसिट्स हो गए, यानी कि कुछ कमी हो गई उसमें भाषाई रूप से, जो भाषा उसको सीखनी चाहिए थी उस टाइम पे वो नहीं सीख पाया, तो इसको बाद में भी ओवरकम हम नहीं कर सकते कंप्लीटली, ये कहने का मतलब है। दिस एविडेंस सपोर्ट, तो इस तरह की रिसर्चेज हुई हैं कि ऐसा होता है कि जो अर्ली क्रिटिकल पीरियड होता है या फिर सेंसिटिव पीरियड कह सकते हैं, पहले क्रिटिकल पीरियड बोला जाता था, ठीक है। जो पहले के लिंग्विस्टिक्स थे उन्होंने बोला कि क्रिटिकल पीरियड होता है 4, 5, 6 जितना भी अर्ली टाइम होता है बच्चे का, चाइल्डहुड जो होता है उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। तो उस टाइम पे अगर बच्चे को एक्सपोजर नहीं दिया जाएगा लैंग्वेज का, तो वो क्रिटिकल पीरियड जाने के बाद बच्चा लैंग्वेज नहीं सीख सकता। ये पहले रिसर्च हुई तब पता चला। फिर बाद में इन्होंने क्रिटिकल को चेंज करके सेंसिटिव पीरियड बना दिया। अब बोला जाने लगा कि क्रिटिकल नहीं कह सकते, क्योंकि क्रिटिकल में ही हो जाता है कि नहीं उसी टाइम पे सब कुछ होगा। लेकिन रिसर्च ऐसी भी की गई जिसमें बाद में भी पाया गया कि बच्चों में हो जाती है एबिलिटीज ग्रो, लेकिन उस लेवल की नहीं हो पाती जितनी पहले थी, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो पीरियड होता है चाइल्डहुड का, ये एक सेंसिटिव पीरियड होता है कि यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। अगर इसमें बच्चे को लैंग्वेज एक्सपोजर ना मिले तो बाद में उसको कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है लैंग्वेज के रिगार्डिंग, जो भी रूल्स होते हैं या फिर जो भी लैंग्वेज की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, लैंग्वेज स्किल्स होती है, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है, ये कहने का मतलब है। तो आपको ये बताना है कि ये जो एविडेंस बताया है किस तरह की चीजें होती है, तो ये कौन से एस्पेक्ट की तरफ ध्यान दिलाता है हमारा डेवलपमेंट के, एनवायरमेंटल, बायोलॉजिकल, इंटरेक्शनिस्ट या फिर प्रेग्मेटिक, ठीक है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल क्यों होगा? देखिए हम कहते हैं ना हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पर हेरिडिटी तो है ना, बच्चे के साथ ही है, लेकिन एनवायरमेंट नहीं दिया गया, एक्सपोजर नहीं दिया गया लैंग्वेज का, तो अब बच्चा क्या करेगा? नहीं सीख पाएगा वो लैंग्वेज। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर इंक्लूड है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटिंग स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस सोशल कॉम्पिटेंस। अगर आपको बच्चे में सोशल कॉम्पिटेंस यानी कि सामाजिक दक्षता बढ़ानी है कि वो सोसाइटी में कैसे रहना है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, पर्सपेक्टिव टेकिंग कैसे करनी है, मतलब दूसरों के साथ जब आप बिहेव कर रहे हो तो किस तरीके से बिहेव करें, कैसे अच्छे वे में रिस्पॉन्स करें, दूसरों की भावनाओं को कैसे समझे, अपनी भावनाएं दूसरों को कैसे समझे, है ना, थोड़ा कोलैबोरेट कोऑपरेटिव रह के, ये सारी चीजें सोशल कॉम्पिटेंस के अंदर आती हैं। तो क्या मतलब कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल? देखिए ये 4 पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मोस्ट इफेक्टिव होगा। तो अथॉरिटेरियन होता है अधिनायकवादी, जिसमें बहुत ही ज्यादा रूड हो जाते हैं पेरेंट्स, बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, एक्सट्रीम स्ट्रिक्ट, है ना, कोई अथॉरिटी नहीं, बच्चों को कोई लिबर्टी नहीं होती है, कुछ भी नहीं, तो ये भी नहीं होगा। नेग्लेक्टफुल वालों को फर्क ही नहीं पड़ता है, उनको ना बच्चे से मतलब है ना अपने आप से मतलब सिर्फ अपने आप से मतलब है, बच्चों से कोई मतलब नहीं है, बच्चे क्या कर रहे हैं तो करो, नहीं करना तो मत करो, इस टाइप का एटीट्यूड, ये भी नहीं होगा। अब इंडल्जेंट और अथॉरिटेटिव की बात करते हैं, तो देखिए सबसे अच्छी जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो मानी जाती है ऑप्शन नंबर सी, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव है, सोशल कॉम्पिटेंस भी यहीं से आएगा। इंटेलिजेंट में क्या होता है कि ये बहुत ही ज्यादा लीनियंट हो जाते हैं, ये अपने बच्चों को मतलब बहुत इतना फ्री, मतलब रूल्स जो हैं बच्चे तोड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, बच्चे से गलती होगी, बच्चा गलती करके आ रहा है बाहर भी तो भी बच्चे की साइड ही लेंगे लगातार। तो ये पेरेंट्स जो होते हैं ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर लविंग, ओवर पैम्परिंग, इस तरह से हो जाते हैं, जो कृपालु होते हैं, तो ये नहीं होगा। अथॉरिटेटिव में पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चे पेरेंट्स दोनों मिलकर रूल्स बनाते हैं, बच्चों को पता होता है कि हमारी लिमिट्स कहाँ है, पेरेंट्स को पता होता है कि किस हद तक हमें बच्चों को सिखाना है, किस हद तक हमें डांटना है, किस हद तक हमें समझाना है। तो अथॉरिटेटिव इज द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टूल इज नॉट सीम्स टू बी अप्रोप्रिएट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए कौन सा जो टूल है वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट हम सब जानते हैं कि ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है ना, उसमें हम बहुत सारी चीजें करते हैं, सुधार की भी हमें गुंजाइश होती है क्योंकि हम रेमेडियल टीचिंग भी करते हैं, तो क्विज करा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं, कन्वर्सेशन, ये सब फॉर्मल का पार्ट है, जिसमें आप एक्टिविटीज करते हैं, लैंग्वेज एनरिचमेंट एक्टिविटीज करते हैं, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज करते हैं, ये सब आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। लेकिन जो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट है, ये जो है स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग होती है, जो समेटिव असेसमेंट में ही यूज होती है ना, क्योंकि ये क्राइटेरिया, देखो 2 टाइप के रेफरेंस टेस्ट होते हैं, एक तो नॉर्म रेफरेंस्ड होते हैं क्राइटेरिया, एक होती है नॉर्म, है ना। आज की वीडियो थोड़ी लंबी चली जाएगी, आप लोगों को समझा रही हूँ। और एक होते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में आप एग्जांपल ले लो सीटेट का, है ना, आपको 90 नंबर लाने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लेकर आए हैं। अगर 100 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, मान लो 90 भी 90 नंबर ले आए, सपोज 89 बच्चे हैं जो 90 नंबर लेकर आए हैं,
तो जो 11 बच गए इनसे कोई कंपैरिजन नहीं है भाई, 89 के 89 ले आए तो सब पास है। लेकिन एक साइड होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जहां पर आपका रिजल्ट जो है वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चों के क्या स्कोर रहा है। जैसे केवीएस का एग्जाम है, आप केवीएस का एग्जाम देने के लिए बैठेंगे और उस एग्जाम में क्या होगा कि आपका यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 150 में से 90 वाला पास है, नहीं, ये डिपेंड करेगा कि सबने कितना स्कोर किया है। अगर हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 91 है तो 91 जो है मतलब यहां तक ही रुक जाएगा, तो बहुत लो रह सकती है लिस्ट इसमें। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चे जो है बहुत कम स्कोर करते हैं, बहुत डिफिकल्ट पेपर आ जाता है, तो मान लीजिए 60 एवरेज ही बन गया तो 60 पे मेरिट जा सकती है। तो यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि दूसरों को देख के आपका क्राइटेरिया सेट होता है, आपकी परफॉर्मेंस जो है दूसरों से कंपेयर करके तब आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे केवल आप अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दे सकते हैं, दूसरों से आपको कोई खास लेना देना है नहीं, ठीक है। तो ये होता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, ये मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा दिया आपको। नेक्स्ट, which of the following statement is correct about the continuous and comprehensive evaluation of learner? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है सीसी के बारे में? Summative assessment is called formal assessment. Summative assessment is called informal assessment. Summative assessment is during the instructional procedure. Summative assessment emphasizes on diagnostic difficulties of students. तो देखिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि फॉर्मेटिव आएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि फॉर्मेटिव आएगा ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब इनफॉर्मल है कि फॉर्मल है, तो हम सबको पता है ये फॉर्मल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, सॉरी थोड़ी सी इसमें गड़बड़ ये है, एक मिनट, इसमें कहा है कि नॉट करेक्ट है, सॉरी इज करेक्ट बताया है, सॉरी इट्स करेक्ट, मैंने भी नोट पढ़ लिया है ना, जब पढ़ाते पढ़ाते भी मैं भूल रही हूँ। तो देखिए एग्जाम में कितना स्ट्रेस होता है तो उस टाइम भी हो जाता है, तो ये करेक्ट बतानी है हमें, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, है ना। इज कॉल्ड फॉर्मल असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जो है उसको हम फॉर्मल असेसमेंट बोलेंगे, इनफॉर्मल नहीं होता है वो, प्रॉपर फॉर्मल होता है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज किए जाते हैं तो फॉर्मल होता है बिल्कुल। लर्निंग डिसेबिलिटी कैन अप्रोप्रिएटली डिफाइंड एज, तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है ये आपको बताना है। एक्सट्रिंसिक है? जी बिल्कुल नहीं है। आप सभी को पता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो अंदर से होती है, बाहरी फैक्टर का कोई फर्क नहीं, वो अंदर से ही डिसबैलेंस है ना। आपको आपको रीडिंग नहीं आ रही है, आपको कैलकुलेशंस में डिफिकल्टी आ रही है, ये सब। इंट्रिंसिक है, यहाँ पे भी एक्सट्रिंसिक है तो ये भी कट गया। अब इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, ड्यू टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन या फिर ड्यू टू मेंटल रिटार्डेशन। अब देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेंटल रिटार्डेशन से नहीं होता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ डिसफंक्शनिंग हो जाती है तो लर्निंग डिसेबिलिटीज हो जाती है। लर्निंग डिसेबिलिटी थोड़ी कम सीवियर होती है मेंटल रिटार्डेशन से, मेंटल रिटार्डेशन में थोड़ा सा ज्यादा वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इनको सुधारा भी जा सकता है। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे ऐसे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंट अबाउट द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में क्या महत्वपूर्ण है? इट डज नॉट फॉलो ए प्रिडिक्टेबल पैटर्न, तो डज नॉट तो आएगा नहीं, फॉलो करता है भाई। आप देख सकते हैं कि बच्चा किस तरह से ग्रो कर रहा है तो आपको पता होता है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसके डेवलपमेंट का पैटर्न। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, तो ये एक प्रोडक्ट है हेरिडिटी एनवायरमेंट का, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ना। ये पहले वाली ठीक नहीं थी क्योंकि डज नॉट लिखा था। ऑल इंडिविजुअल्स हैव सिमिलर रेट्स ऑफ डेवलपमेंट, नहीं, सिमिलर नहीं होता है। प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ये भी उल्टा लिखा है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग इज, है ना। सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, यहाँ पर वाइगोत्स्की की बात हो रही है क्योंकि वो सेकेंड वेव कंस्ट्रक्टिविज्म था उनका और पियाजे का फर्स्ट वेव था, वाइगोत्स्की का सेकेंड था, बस इन्होंने सोशल ऐड कर दिया था, वरना दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट है। Emphasis on child's cognition for learning, emphasis on processing of information for learning, emphasis on collaboration with others for learning, and emphasis on experiences for learning. अब यहाँ पे देखो चाइल्ड्स कॉग्निशन फॉर लर्निंग, बच्चे के इतना इंपॉर्टेंट दिमाग को रोल नहीं मानते थे, हालांकि हायर ऑर्डर मेंटल स्किल्स की बात करते हैं कि वो डेवलप होती हैं, लेकिन सोसाइटी में रह के ही होती है, ये कहना था इनका। प्रोसेस करने से कुछ नहीं होता, बच्चा अगर किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है तो कोई फायदा नहीं है, ये वाइगोत्स्की का मानना है ना, कि लर्निंग इतनी नहीं होगी, ऑल ओवर डेवलपमेंट नहीं होगी बच्चे की। एम्फेसिस ऑन कोलैबोरेशन विद अदर्स एंड एक्सपीरियंस, अब यहाँ पे एक्सपीरियंस और कोलैबोरेशन है। अब आप ये देखो कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, वाइगोत्स्की है, तो क्या ज्यादा बेटर है? एक्सपीरियंसेस की बात वैसे नहीं करते हैं, है ना, मतलब एक्सपीरियंस तो आएगा जब आप कोलैबोरेट करोगे, कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग, है ना, वो होगी, उसके बाद ही आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे और तभी आपकी लर्निंग हो पाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। So guys, this was the video for today. I hope you like it and keep practicing the questions. Okay, thank you for watching the Zoravar classes.